हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 68वीं बीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम है वो होने वाला है फरवरी में, 12 फरवरी को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि परम आईएएस के जो परम आईएएस है, इससे हमारा अभी बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा था 68वीं बीपीएससी का। तो आज हम सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। और आंसर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से ही मिलाना पड़ेगा। जिन लोगों को दिक्कत होता है वो स्पीड करके मिला लीजिएगा। वैसे अगर ऐसे मिला लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन भी दे देती हूँ, तो सुनने से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि देखिए, इसमें जो है पहला दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है उसके संबंध में दिया है। पहला दिया है, संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में उसके पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। दूसरा है, उसे राज्य विधानों के संबंध में पॉकेट वीटो प्राप्त है। और तीसरा है, उसके पास योग्य वीटो यानी क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है। अब इन तीनों में से आपका कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले भारत में जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्ति हैं। ठीक है, जिसमें पूर्ण वीटो है, दूसरा निरोधात्मक वीटो है और तीसरा पॉकेट वीटो है। ठीक है, अपवाद अगर देखा जाए तो जब संविधान संशोधन विधेयक की बात आती है तब राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपका बिल्कुल एक भी सही है। ठीक है, और पूर्ण वीटो की बात करें तो पूर्ण वीटो में क्या है कि ये संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है। बिल तब समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। आमतौर पर निम्नलिखित दो मामले जो दिया गया है उस दो मामले को आप देख सकते हैं। एक तो है जब संसद द्वारा पारित विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, और दूसरा जब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले कैबिनेट इस्तीफा दे देता है और नई कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है कि वो पुराने कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति न दे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका 2 भी स्टेटमेंट जो है वो भी सही है और 3 भी सही है। तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तारीख उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान में विधानसभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में की गई थी। 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में मिली विधानसभा की पहली बार जो हुआ था। और इसका अंतिम सत्र की अगर हम बात करें तो अंतिम सत्र आपका चला था 24 जनवरी 1950 को। तो अंतिम सत्र पूछा गया है तो 24 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग का चार्टर विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्यों के संबंधों की जांच करने और भारत के संविधान के ढांचों के भीतर बदलाव का सुझाव देने के लिए था। दैट मीन्स आंसर आपका केंद्र राज्य संबंध इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने वस्तुएं हैं? तो 29 वस्तुएं हैं हमारे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और इस अनुसूची में 29 विषय है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पेयजल आदि महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसमें से आंसर आपका एक देखिए, एक असम भी है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो आंसर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। असम भी होगा, मेघालय होगा, असम होगा, मेघालय होगा, उसके बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो इसमें से 2 आंसर तो आपका मिल ही रहा है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 6ठा नंबर प्रश्न कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 43 का ए अगर हम देखें, अनुच्छेद 43 1976 के 42वें संशोधन द्वारा मूल सूची में 4 नए निर्देश सिद्धांत जोड़े गए। उनमें से राज्य के लिए जो आवश्यकता थी वो था बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुरक्षित करना, जो कि 39 में है। सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, जो कि अनुच्छेद 39 के ए में है।
और 43 के ए में देखेंगे, 43 के ए में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। और 48 ए में देखेंगे तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना, अनुच्छेद 48 के ए में है। दैट मीन्स आंसर आपका 43 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में सही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 162 राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार संविधान के प्रावधानों के अधीन राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। पहला राष्ट्रीय पंचायत 2010 में मनाया गया था, 2010 में पहली बार मनाया गया था। तब से भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन जो है 1992 का टाइम याद कीजिए, जब 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का प्रतीक बना था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद या संघर्ष से संबंधित है। तो एक तो इसमें गोलकनाथ केस 1967 हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा मिनर्वा मिल केस 1980। तो 1 और 4 जो है वही आपका होगा। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच विवाद और संघर्ष से संबंधित मामला आपका देखा जाए तो इसमें हो जाएगा, इसमें से पूछा गया है कि सही उत्तर चुनिए। तो एक आपका हो जाएगा 2, इसमें 2 हो जाएगा गोलकनाथ केस 1967 और दूसरा हो जाएगा आपका मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो आंसर कौन सा ही हो जाएगा, केवल 2 और 4 वाला। तो 2 और 4 वाला ऑप्शन बी है, इस आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न कह रहा है आपसे कि जब किसी विधायक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे कैसे पारित करना होता है। तो उसे सबसे पहले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत के द्वारा, तो इसमें दिया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा, दैट मीन्स ये गलत है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत के द्वारा। तो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हवा फिलीपींस की सबसे प्रसिद्ध है। तो फिलीपींस की हवा जो प्रसिद्ध है वो आमीहान है, आमीहान। फिलीपींस में आमीहान और हबगट भी है एक, हबगट देश में हर साल होने वाली 2 प्रकार की हवाएं और मौसमों का उल्लेख करती है। अमीहान को उत्तर पूर्व मानसून के रूप में जाना जाता है, जबकि हैबेगेट को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में जाना जाता है। और मानसून एक मौसमी बारिश और हवा का पैटर्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी भारत में पाई जाती है। तो हिमालय की चोटी जो भारत में पाई जाती है वो आपका एक तो हो जाएगा नंगा पर्वत भी है, एंड आपका नंदा देवी भी है और कामेट है। ये तीनों आपका जो है भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 2 शिखर है। मुख्य शिखर जो है वो 7,816 मीटर और नंदा देवी पूरब में जो है वो 4347 मीटर हो जाएगा, है ना। 4347 मीटर है। और यहाँ पहाड़ जो है 21,000 फीट से अधिक कई चोटियों से घिरा है, जिससे यहाँ तक पहुँचना बेहद मुश्किल हो जाता है। और नंगा पर्वत जिसे डायमियर भी कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, जो पश्चिमी हिमालय में कश्मीर में 27 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद अगर हम अन्नपूर्णा की बात करें तो अन्नपूर्णा नेपाली अन्नपूर्णा हिमालय उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। धौलागिरी की बात करें तो ये भी नेपाल हिमालय का एक है। नंदा देवी और कामेट भारत के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित है, जो कि तिब्बत की सीमा के करीब है। तो आंसर आपका जो है वो 2 ही करेक्ट होगा। एक तो हो जाएगा नंदा देवी, नंगा पर्वत और कामेट। 1, 3, 5 कौन सा आंसर है, सॉरी 1, 2, 5 ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 5। 13 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है।
तो दामोदर। अन्य नदियों जो दरार घाटी से होकर बहती है उनमें छोटा नागपुर पठार और ताप्ती में दामोदर नदी शामिल है। ताप्ती नदी और माही नदी भी दरार घाटियों से होकर बहती है, लेकिन सभी विभिन्न श्रेणियों के बीच। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका दामोदर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकृति क्षेत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को, उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को जो है प्राकृतिक क्षेत्र के बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। 15 नंबर देखिएगा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र जो है ये तो फैला हुआ है आपका सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड। तो आपका 1, 2, 3, 4 ये सभी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 16 नंबर, अपक्षय और सामूहिक संचलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथन के बारे में अगर हम देखें सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन पढ़िएगा, ऑप्शन दिया हुआ है कि व्यापक संचलन के लिए अपक्षय एक पूर्व आवश्यकता है। बहता पानी, हिमनद, हवा, लहरें और धाराएं सामूहिक संचलन के प्राथमिक कारण है और चट्टानों के रासायनिक अपघटन को अपक्षय नहीं माना जाता है। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है बहता पानी, हिमनद, हवा, लहरें और धाराएं सामूहिक संचलन के प्राथमिक कारण है, ये कथन आपका सही नहीं है। उसके बाद आपका है व्यापक संचलन के लिए अपक्षय एक पूर्व आवश्यकता है, ये भी सही नहीं है। और चट्टानों का रासायनिक अपघटन अपक्षय नहीं बनाता है। देखते हैं आंसर इसका क्या बोल रहा है। 1, 2, 3 यानी तीनों आंसर आपका सही नहीं है। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता जो होता है वो 10 ppm तक पाया जाता है। लगभग 12 ओजोन अणुओं प्रति मिलियन वायु अणुओं से मेल खाती है और ओजोन परत जो है वो 10 से लेकर 50 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं स्थानिक संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैव आरक्षित क्षेत्र उदाहरण है, वनस्पति उद्यान ये भी है, आपसे नहीं है, वनस्पति उद्यान नहीं होगा, आंसर आपका बी ही हो जाएगा क्योंकि उदाहरण नहीं है। C2 संरक्षण जीवित संसाधनों का उनके प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में बनाए रखने के द्वारा संरक्षण है, जिसमें वो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, प्रकृति भंडार, जीव मंडल के भंडार, पवित्र खांचे। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। मरना आसन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? तो मरना आसन डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपखंड है, बंगाल डेल्टा का, ऑप्शन नंबर सी। जेट स्ट्रीम में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोमाली जेट वायु का एक निम्न स्तर क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जेट गति प्राप्त करता है। दूसरा है सोमाली का शिदृष्टीकरण प्रायद्वीपीय भारत पर एक मजबूत मानसून से जुड़ा है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट वियतनाम के पूर्वी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट तक चलता है। और चौथा है ब्रेक मानसून स्थिति के दौरान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। तो आपका इसमें आंसर जो सही होगा, कह रहा है कि सही चुनना है, तो इसमें आपका एक सही हो जाएगा। 2, सोमाली का शिदृष्टीकरण प्रायद्वीपीय भारत पर एक मजबूत मानसून से जुड़ा है, और ये भी आपका सही है। सोमाली जेट वायु एक निम्न स्तर क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जेट गति प्राप्त करता है। और तीसरा आपका सही है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वियतनाम के पूर्वी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट तक चलता है। तो 1, 2, 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है? तो कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्थान जो उसे जारी करता है वो नीति आयोग है, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। यह सामान्य स्थिति बेरोजगारी दृष्टिकोण उन व्यक्तियों की संख्या को मापता है जो वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए बेरोजगार रहे और बेरोजगारी का सबसे कम अनुमान देता है।
23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है? तो मनरेगा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या फिर नरेगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे बाद में 2009 में गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा के रूप में नाम दिया गया। एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। दैट मीन्स आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई? तो सतत 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है ये 2012 से 2017 तक रहा और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर जो रखा गया था वो 8% था। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में स्थापित की गई थी? तो हाशिम समिति, ऑप्शन नंबर डी। योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत पद्धति की सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर एस.आर. हशीम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया और हशीम समिति 24 अक्टूबर 2012 को जो है इस योजना आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट जो है स्थापित किया गया था। राउरकेला बात करें कि ये कब किया गया था तो 1960 के दशक में 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था और ये जो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा संचालित है। एसडीआर का मतलब है विशेष आहरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, विशेष आहरण का अधिकार। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समान अर्थ है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का समान अर्थ है दोस्तों कि अगर कामगार की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा आंसर। सॉरी श्रमिक सीमांत का उत्पादकता शून्य हो जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस जीव की रक्त श्वेत होता है? तो तिलचट्टा का रक्त होता है वो श्वेत होता है। लगभग सभी आर्थ्रोपोडा में इस तरह का रक्त होता है, उनमें रक्त वाहिकाओं की कमी होती है। होमोलिफ हमारे शरीर में रक्त की तरह ही कीड़ों के शरीर में घूमता है, लेकिन अंतर यह है कि होमोलिफ कीट के उत्तकों पर सीधा संपर्क होने से फैलता है और कॉकरोच के खून का रंग सफ़ेद बताया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का सा पीलापन टाइप का होता है। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, सामान्य शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, तो अमोनिया क्लोराइड होता है ड्राई सेल में। एक मानक शुष्क सेल में केंद्रीय रॉड के रूप में कार्बन कैथोड साथ आमतौर पर एक बेलनाकार बर्तन के रूप में एक जस्ता एनोड होता है। जिंक एनोड के बगल में एक पेस्ट के रूप में इलेक्ट्रोलाइट अमोनिया क्लोराइड होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं? तो दाल के साथ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की भूमिका पौधों को उन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति करना है जो वो स्वयं हवा से प्राप्त नहीं कर सकते, और नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्मजीव वह करते हैं जो फसलें नहीं कर सकती। उनके लिए आत्मशांत एन प्राप्त करे और बैक्टीरिया इसे हवा से गैस के रूप में लेते हैं और इसे मुख्य रूप से अमोनिया के रूप में मिट्टी में छोड़ देता है। 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास जो है वो आपका कपास की अगर हम बात करें तो ये पदार्थ प्रोटीन नहीं है। बाल और खूर केराटिन से बने होते हैं जो एक हेलिकल प्रोटीन है। स्पाइडर सिल्क मुख्य रूप से 2 प्रोटीन स्पाइड्रिन 1 और 2 से बना होता है। दैट मीन्स आपका कपास इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो कौन से रंगों की पहचान नहीं कर सकता? तो लाल और हरा का वो पहचान नहीं करता है। लाल बत्ती और हरी बत्ती के प्रति संवेदनशील कम होने से लाल हरे रंग का अंधापन हो जाता है और रंगों की चमक और संतृप्ति के आधार पर प्रभावित व्यक्ति लाल हरे भूरे और संतरे के बीच अंतर नहीं कर पाता है। तो लाल हरे भूरे और संतरे सभी याद रखिएगा, तो आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा।
ध्वनि किस गुण का अनुसरण नहीं करती है? तो ध्रुवीकरण का अनुसरण नहीं करती है। ध्रुवीकरण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। किस में होता है? केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो हमारा जो अग्नाशय है, हमारा अग्नाशय ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी अग्नाशय। अग्नाशय एक अंग और ग्रंथि है। ग्रंथियों वो अंग है जो शरीर में पदार्थ के उत्पादन और विमोचन करते हैं। अग्नाशय दो मुख्य कार्य करता है। एक करता है एक्सोक्राइन फंक्शन, पदार्थ का उत्पादन करता है जो पाचन में मदद करता है, और अंतःस्रावी कार्य आपके रक्त प्रवाह में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को बाहर भेजता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सामग्री में कैल्शियम होता है? तो जिप्सम में कैल्शियम होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक नरम सल्फेट खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण बायो इंडिकेटर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेन जो है आपका, लाइकेन प्रसिद्ध बायो इंडिकेटर है और वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए एक आदर्श साधन भी है। धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस है दोस्तों, वो है मीथेन। गैस जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है वो है मीथेन। मीथेन सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस में से एक है। मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के कारण वैश्विक तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन वसा को पचाने वाला एंजाइम है? तो लाइपेज जो है आपका वसा को पचाने वाला एंजाइम है। लाइपेज आपके अग्नाशय द्वारा बनाया गया एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपके पेट के पास स्थित एक अंग है, और लाइपेज आपके शरीर को वसा को पचाने में मदद करता है। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, दैट मीन्स 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में पेड़ के पत्तों की सरसराहट के डेसिमल स्तर को दर्शाता है? तो 20 डेसिमल की अगर हम बात करें तो इन स्तरों के भीतर सांस लेने की आवाज़ 10 डेसिमल और पत्तों की सरसराहट 20 डेसिमल, शांत ग्रामीण खेत 30 डेसिमल और पक्षियों की पुकार 40 डेसिमल, घर पर बातचीत 50 डेसिमल और रेस्तरां की बातचीत 60 डेसिमल पर आधारित है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो द्वितीय प्रदूषक कौन होगा? स्मॉग होगा। स्मॉग मूल रूप से दो शब्दों से बना है, एक स्मॉग और फंग के मेल से बना है। द्वितीय प्रदूषक वो प्रदूषक है जो वातावरण में बनते हैं। भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए मवेशियों को दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा जिम्मेदार है? तो वो है डाइक्लोफेनॉक। डाइक्लोफेनॉक जो कि ऑप्शन आपका इधर दिया हुआ है, डाइक्लोफेनॉक, ऑप्शन नंबर डी, डाइक्लोफेनॉक। ये जो है मवेशियों में दर्द कम करने के लिए किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सूजन रोधी दवा है डाइक्लोफेनॉक। गिद्धों के लिए घातक है, जिसकी संख्या बात करें तो 99.9% तक गिरावट आई है, और दवा पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद और गिद्धों में कमी का मतलब सभी प्रकार के अन्य समस्याएं भी है। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा कि प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा ट्रांसमिशन कुल आंतरिक प्रतिबिंब की घटना का उपयोग करता है, इसीलिए प्रकाश को ऑप्टिकल फाइबर में एक कोण में प्रवेश करना होता है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब होता है। 44 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग जो होता है, वायु में प्रकाश की चाल जो होता है वो 108 × 3 मीटर पर सेकेंड होता है, और निर्वात में इसकी गति अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा 18 नहीं, अगर हम बात करें प्रति सेकेंड में तो हो जाएगा 2,99,792 प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? तो स्टील में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होगा। किसमें? स्टील में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इस्पात में। चूँकि स्टील का घनत्व अन्य दिए गए विकल्पों से ज़्यादा होता है, निर्वात से, हवा से, पानी से सबसे ज़्यादा होता है, और ध्वनि की गति स्टील में सबसे अधिक होता है। स्मॉग में आँखों में तेज जलन पैदा करने वाला कौन सा है?
तो स्मॉग की बात करें तो आंखों में जो ज़्यादा ज्वलनशील होता है वो पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट के कारण, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट के कारण फोटोकेमिकल स्मॉग में मौजूद का द्वितीयक प्रदूषक है ये, और यह उष्मीय रूप से अस्थिर है और पेरोक्सीएथेनॉइल रेडिकल्स और नाइट्रेट डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है। यह एक लैक्रीमेंट्री पदार्थ है। कैसी पदार्थ है? लैक्रीमेंट्री पदार्थ है। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है? तो विटामिन सी आपको पता है खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जिसमें कि विटामिन सी जो होता है, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये शरीर के ऊतकों में वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो इसका आंवला जो है वो सबसे ज़्यादा समृद्ध स्रोत होगा, आंवला। गाजर विटामिन ए के लिए होता है। आइंस्टीन को उनके निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फोटो बिजली सिद्धांत के लिए। फोटो बिजली सिद्धांत के लिए, ब्राउनी गति सिद्धांत इसको बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। सॉरी, यहाँ दिया हुआ आंसर मेरे मुंह से गलत निकल गया। फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत, दैट मीन्स कि जिसको हम लोग बोलते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा अल्वेडो से संबंधित है? तो प्रावर्तक शक्ति अल्वेडो, जिसको अल्विदो कहते हैं, इस बात का माप है कि किसी सतह से टकराने वाला प्रकाश कितना अवशोषित किए बिना प्रवर्तित होता है। और अल्वेडो एक गैर आयामी इकाई रहित मात्रा है जो इंगित करता है कि सतह सौर ऊर्जा को कितनी अच्छी तरह दर्शाता है। तो प्रावर्तक शक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो रक्त में अगर आरबीसी बढ़ जाता है तो पॉलीसीथेमिया होती है। पॉलीसीथेमिया बेरा एक दुर्लभ रक्त विकार है जिसमें सभी रक्त कोशिकाओं, विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है, और रक्त कोशिकाओं के बढ़ने से रक्त गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा रक्त जो होता है वो स्ट्रोक या उत्तक और अंग क्षति के कारण बन सकता है। तो आंसर आपका जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? तो अम्लता की बात करें तो पदार्थ का भौतिक गुण अम्लता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्लता की अगर हम बात करें तो एक भौतिक संपत्ति पदार्थ की वो विशेषता है जिसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन से संबंधित नहीं है। और भौतिक गुणों के परिचित उदाहरण में अगर हम बात करें तो उसमें घनत्व होता है, रंग उसकी होता है, कठोरता कहलाता है, गलनांक, क्वथनांक, ये सभी शामिल होता है। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? बहुत बार इस प्रश्न को किए हैं तो वो निकेल हो जाएगा। निकेल का उत्प्रेरक खाद्य तेलों में वाणिज्य हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना के अलावे अगर हम बात करें तो सोना हो गया, फिर चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सभी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चूंकि सोना, प्लेटिनम और चांदी सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सभी जैव यौगिक में सबसे आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो सबसे आवश्यक मूल तत्व आपका कार्बन हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन मुख्य तत्व है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन के लिए कार्बन आवश्यक है। 55 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए सीरा सबसे अच्छा कच्चा माल है? तो ऑप्शन है ग्लिसरीन, यूरिया, पैराफिन, शराब के लिए अगर हम बात करें ऑप्शन डी, शराब। गुड़, चुकंदर और गन्ना शोधक प्रक्रियाओं का एक उत्पाद है। मानव उपभोग के लिए गन्ने से गुड़ को प्राथमिकता दी जाती है। ब्राउन शुगर में सीरा तत्व होता है जो उसे इसका विशिष्ट रंग, स्वाद और नमी प्रदान करता है, और सीरे में अन्य शर्करा की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पेंसिलिन के आविष्कार कौन किया था? तो पेंसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर ए। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश चिकित्सक थे और जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान पर इन्होंने रिसर्च किया था, जिन्हें दुनिया के पहले व्यापक रूप से
प्रभावी एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज के लिए जाना जाता है और इन्होंने ही पेनिसिलिन नाम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो कार्बो माइक्रोफोन जो है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित नहीं है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव का जो हार्ट होता है वो 4 कक्षीय होता है। एक विशिष्ट हृदय में 2 ऊपरी और 2 निचले कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्ष दाएं और बाएं अटारिया में आने वाले रक्त को प्राप्त करते हैं और निचले कक्ष अधिक मांसपेशी वाले दाएं और बाएं वेंट्रिकल हृदय से रक्त पंप करते हैं। यही 2 ब्लॉकेज होता है आपका, तो हार्ट अटैक होता है। रक्त का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो जमावट में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड में जमावट में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए बिंबाणु इसी को बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बिंबाणु बोला जाता है। अगला देखते हैं, वह कौन सा पदार्थ है जो अपनी गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है? तो वो आपका हो जाएगा साधारण नमक। साधारण नमक की अगर हम बात करें तो ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड जैसे आयनिक यौगिक में उनके आयन स्थिर स्थिति में होता है और इसीलिए वो आयन स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ठोस आयनिक यौगिक बिजली का संचालन नहीं कर सकता। हालांकि गलित अवस्था में आयनिक यौगिक में आयन प्रवाह के लिए स्वतंत्र होते हैं और इसीलिए पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड बिजली का संचालन कर सकता है। जिन लोगों के घर में अर्थिंग वगैरह हो देखते होंगे कि नमक पानी मिला के डालते होंगे अगर वोल्टेज कम जाता है तूतिया लग जाने के कारण, तो ऐसा हम लोग देखे हैं घर पे, पता नहीं आई होप आप लोग भी देखे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल यजुर्वेद की संहिता है? तो इसमें यजुर्वेद की संहिता की अगर हम बात करें तो वो वात्स्ययी हो जाएगा। वात्स्ययी शुक्ल यजुर्वेद का एक संहिता है। वात्स्ययी नाम यज्ञवल्क्य के संरक्षक वात्स्ययी से लिया गया है और वात्स्ययी शाखा के संस्थापक भी थे। अगला देखते हैं 62 नंबर, हाथी गुफा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुफा का शिलालेख जो है वो खारवेल के बारे में। खारवेल वर्तमान में उड़ीसा, भारत में कलिंग के एक जैन राजा थे जिन्होंने 2री या 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था और खारवेल का प्राथमिक स्रोत उसका रॉक कट हाथी गुफा शिलालेख है और शिलालेख आदि नांकित है। इसकी 17 पंक्तियों में से केवल 4 पूरी तरह से सुपाठ है, ठीक है, और अन्य सब जो है वो अस्पष्ट है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्रमाण प्रदान करता है? तो वो है बागोर। बागोर की बात करें तो राजस्थान में बागोर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ हो जाएगा, ठीक है। सालवाई की संधि कब हुई थी? तो सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। सालवाई की संधि जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था। 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और सलवाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे, जनवरी 1930 में संबंधीय विज्ञान आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को 11 बिंदु का अल्टीमेटम पेश किया था। निम्नलिखित में से किसे अल्टीमेटम में शामिल किया गया था? तो अल्टीमेटम में एक तो शामिल किया गया था नमक कर का उन्मूलन, रुपये स्टार्लिंग विनिमय अनुपात में कमी, दूसरा भी था, और तीसरा है भारतीयों के लिए आरक्षित तटीय नौवाहन। इस तीनों को इसमें शामिल किया गया था। तो आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। पांड्य वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो पांड्य वंश की दूसरी राजधानी की अगर हम बात करें तो वो कांची था। कहाँ पे? कांची था। ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर से पहले बात करें तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह जो थे ये अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, वुड डिस्पैच और सर्चंट योजना। तो चलिए सभी के डेट वाइज पहले देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सजा लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अगर हम बात करें हंटर आयोग का, हंटर आयोग की अगर हम बात करते हैं तो जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है और यह स्थापित हुआ था 1882 में, ठीक है।
उसके बाद आइए उसके बाद सेकेंड आता है आपका, देखिए ये तो भारतीय इतिहास में पहला शिक्षा आयोग था, ठीक है। और आयोग ने जो था वो 1883 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था प्राथमिक शिक्षा के लिए, और 36 सिफारिशों ने इसकी धीमी प्रगति को बढ़ावा दिया था। फिर 1917 में सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थितियों को संभावनाओं की जांच करने के लिए जो है सैडलर आयोग का स्थापना करता है 1917 में, सैडलर आयोग 1917 में। उसके बाद 1954 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अध्यक्षा में सर चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को एक औपचारिक प्रेषण भेजा, जिसमें भारत के भीतर अंग्रेजी भाषा के उपयोग में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया था। फिर सर्जेंट योजना, जिसे औपचारिक रूप से भारत में युद्ध के बाद के शिक्षा के विकास पर सर्जेंट आयोग की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। और 1944 में जो है भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार के इशारे पर जो है इसे आगे किया गया था। तो सर्जेंट आयोग की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सर्जेंट आयोग की अगर हम बात करें तो ये डेट हो जाएगा आपका, इसके क्रम वाइज अगर हम सजाएं तो 1917 हो गया, 1882, एक मिनट। तो सबसे पहले इसके कालक्रम के अनुसार अगर हम हम अगर सजा सकते हैं तो देखिए सबसे पहले इसका 3 हो जाएगा, 3 में क्या वुड डिस्पैच है। उसके बाद हो जाएगा आपका हंटर कमीशन हो जाएगा, एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा सैडलर कमीशन, एंड लास्ट आपका हो जाएगा सर्जेंट आयोग, ठीक है। तो 1882 फिर 1883 हो जाता है, 1854 और 1917, है ना, यही क्रम था इसका, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें 2 व्यक्ति थे, एक तो विनय दामोदकर सावरकर भी थे और एक पुलिन बिहारी भी थे, पुलिन बिहारी कहते हैं, एक विनय दामोदकर सावरकर थे और एक थे गणेश दामोदकर सावरकर। इन दोनों ने मिलकर जो है वो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट बात करें तो ये मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, और इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को किसी भी संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत किया था। इसने सरकार को बिना मुकदमे के 2 साल तक गिरफ्तार के लिए ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार भी दिया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए बिना मुकदमे के कारावास, तो ऑप्शन नंबर सी। भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। तो गांधी जी के द्वारा जो पहला आश्रम भारत में स्थापित किया गया था वो अहमदाबाद के पास था, कोचरब आश्रम, ऑप्शन नंबर बी। जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी लौटे थे तो लौटने के बाद अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया था एक आश्रम को, जो कि 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे खुली भूमि में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार की मान्यता दिया? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919 का। सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 का अधिनियम था। जजाऊ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जजाऊ का युद्ध जो हुआ था ये 1707 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति की विचारार्थ तैयार और प्रस्तुत किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत के वैधानिक आयोग से, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था और 1928 में ब्रिटेन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कब्जे में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का जो नाम था वो महेंद्र था। क्या था? महेंद्र। 4वीं शताब्दी ईस्वी में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक के रूप में महेंद्र का उल्लेख मिलता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजा का 7वां भाग है? तो वो हो जाएगा मित्रा, ऑप्शन नंबर सी। मित्रा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस सिक्कों पर अंकित है? तो बगदाद के खलीफा का अंतिम नाम जो है वो अलाउद्दीन मसूद की अगर हम बात करें, शाह अलाउद्दीन मसूद शाह
रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र और रजिया सुल्तान के भतीजे थे, जो कि 1244 से 1246 तक मामूलिक राजवंश का शासन किया था। और बहराम शाह की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठता है और सरदारों के लिए कठपुतली अधिक था और मनोरंजन और शराब के अपने शौक के लिए ये बदनाम हो गया था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इक्ता प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इक्ता एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी। क्या ये सही है आपका? बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है सियासतनामा इक्ता प्रणाली के लिए सूचना का स्रोत था। ये भी सही है? नहीं, ये सही नहीं होगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। सियासतनामा जो है, सियासतनामा इक्ता प्रणाली के सूचना का स्रोत नहीं था। ठीक है, तो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत आपको देखना है, तो दिया हुआ है कि पावना आंदोलन में 1873 से 46 सही है। एका 1921, संथाल आंदोलन 1855 से 56, ताना भगत 1914, सभी आपका सही है। आगे देखिएगा 80 नंबर, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को किया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला नरसंहार होता है, 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर बी। INA के अधिकारियों का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? तो INA का जो है ये लाल किला दिल्ली में किया गया था। लाल किला दिल्ली में 1945 के नवंबर महीने में लाल किला पर INA परीक्षण शुरू किया गया और SN खान, PK सहगल और GS ढिल्लों पहले 3 वरिष्ठ INS अधिकारी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भारत के प्रतीक बन गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन भारत के वाइसराय थे जब इस कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तब 1884 से 1888 का कार्यकाल था इनका। लॉर्ड डफरिन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सपहा हर आंदोलन शुरू हुआ था? तो सपहा हर आंदोलन की बात करें तो जिसे खेरवार आंदोलन भी कहा जाता है, खेरवार आंदोलन भी इसे कहा जाता है, खेरवार। ये जो हुआ था 1868 में हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन ने एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना और उसका उद्देश्य सामाजिक सुधार भी था। 85 नंबर प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह के सक्रिय समर्थक थे? तो वो थे आपके, एक तो धोड़े, इसमें एक थे धोड़े केशव कर्ब और दूसरा थे वेहरामजी मालवाड़ी। तो आपका जो है 1 और 3 ही केवल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर, निम्नलिखित गाद्यांश पर विचार करें। गाद्यांश क्या है? उन्होंने घोषणा की कि तर्कवाद हमारा एकमात्र उपदेशक है और सामाजिक उपयोगिता की दृष्टिकोण से समकालीन सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन करता है और विश्वास को तर्कसंगतता से बदलना चाहता है। उन्होंने शास्त्रों पर निर्भर रहने के बजाय बाल विवाह के खिलाफ चिकित्सीय राय का हवाला दिया। उन्होंने अपने तर्कसंगत विचारों को धर्मनीति मतलब नैतिकता का सिद्धांत के रूप में जाना जाने वाली संधि को व्यक्त किया। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। उपयुक्त गाद्यांश निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो इस गाद्यांश में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किसका है? तो इसमें वर्णन किया गया है, देख लीजिए, अक्षय कुमार दत्त का, ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार दत्त का जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1870 को कोलकाता में केशव चंद्र सेन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध है? ये स्टेटमेंट कहने वाले विनय दामोदकर सावरकर थे, ऑप्शन नंबर डी। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह हड़ताल का मुख्य कारण प्लेग बोनस की समाप्ति थी। ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही उत्तर चुनना है।
और दूसरा कथन है कि राजेंद्र प्रसाद ही जिन्होंने महात्मा गांधी से श्रमिक ओर से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। ये गलत है। महात्मा गांधी ने एक मध्यस्थता बोर्ड का प्रस्ताव रखा जिसमें श्रमिकों और मिल के मालिकों के प्रतिनिधि शामिल थे। 3 सही है। तो आपका 1 और 3 जो है यही केवल सही होगा, ऑप्शन सी। 90 नंबर प्रश्न देखिए, वह महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के लिए एक मिशनरी बन गए। उन्होंने 1906 में बॉम्बे में दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। उन्होंने अछूतों के मंदिरों में प्रवेश, पशु बलि पर प्रतिबंध और महाराष्ट्र में देवदासियों परंपरा की दिशा में अनुकरणीय प्रयास किए। 1917 में वो अस्पृश्यता की प्रथा की निंदा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक प्रस्ताव पारित करने में सफल रहे। उपयुक्त गद्यांश किसका वर्णन किया गया है? तो ये विट्ठल रामजी शिंदे का जो है ये टिप्पणी किया हुआ है। विट्ठल रामजी शिंदे ने अपना जीवन धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया था। अब आइए 91 नंबर प्रश्न, तेंदुलकर फार्मूला और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कितना हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 33.7%। 2011 में तेंदुलकर समिति की पद्धति का उपयोग करते हुए बिहार के लिए गरीबी अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 34.1% और शहरी क्षेत्रों में 31.2% था और कुल गरीबी अनुपात 33.7% था। 92 नंबर प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य का जो विस्तार है वो है 345, कितना है? 345 किलोमीटर, ऑप्शन डी। 93 नंबर प्रश्न देखिएगा, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 173 फीट है, 173 फीट। किस घाटी को हरहा नदी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो हरहा घाटी डन घाटी को जो है यह क्षेत्र रामनगर, दून और सोमेश्वर पर्वतमाला के बीच स्थित है और इस घाटी ने हरहा नदी यहाँ से इस घाटी से हरहा नदी गुजरती है जिसके कारण इसे हरहा घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी बिहारी की पहाड़ियों या मैदानी भाग है? तो ये आपका हो जाएगा रतनगिरी, प्रेतशिला, रामशिला, पीर पहाड़ी। उपयुक्त में से सभी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 96 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है? तो खड़गपुर की पहाड़ियों में ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति को उचित माना जा सकता है? राज्य में कुशासन नहीं, एक राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, ये सही है। और दूसरा हो जाएगा कि केंद्र सरकार एक संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। तो 2 और 3 करेक्ट है। 2 और 3 अगर होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 85 है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, बिहार के रेशमी वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो वो भागलपुर है। बिहार का रेशमी वस्त्र उत्पादन केंद्र भागलपुर है। दिल्ली के किस सुल्तान के अधीन मलिक इब्राहिम बायू ने बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था? तो मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो इब्राहिम बायू के एक महान सूफी संत योद्धा थे जो 14वीं शताब्दी दक्षिणी बिहार पहुंचे और स्थानीय मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले आदिवासी कोल सरदारों को हराया और उन्होंने राजा विरथल को भी हराया और बिहार के पहले मुस्लिम विजेता और राज्यपाल बने। मलिक इब्राहिम बया मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित है और बिहार शरीफ में एक पर्यटन स्थल है। 101 नंबर प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा किसने डिजाइन किया था? तो शेरशाह की मकबरा जो है इसे डिजाइन किया था मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने। ऑप्शन नंबर डी। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है और यह 1540 से 45 के बीच बनाया गया था। लाल बलुआ पत्थर का मकबरा है, 112 फीट ऊंचा है, जो एक कृत्रिम झील के बीच खड़ा है, जो कि लगभग वर्गाकार है और भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में ये जाना जाता है। 102 नंबर देखिए, नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय किसान आंदोलन की अध्यक्षता हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। सहजानंद सरस्वती के एक तपस्वी राष्ट्रवादी और किसान नेता थे और इन्होंने ही तृतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता 1935 में हाजीपुर से किया था।
महेश नारायण किसके प्रथम संपादक थे? तो बिहार टाइम्स के संपादक थे कौन? महेश नारायण। आगे देखिएगा, बिहार में 80% वर्षा किस मानसून से होती है? तो बिहार में 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। बिहार में पहली बार रेलवे कब शुरू हुआ था? तो बिहार में पहली बार रेलवे 1862 से 1860 के बीच शुरू हुई थी। 1860 से 1862। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 में होती है और रेल सेवा ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा शुरू की गई थी और हावड़ा और राजमहल के बीच एक ट्रेन चलती थी। राजमहल से ईस्ट इंडियन रेलवे का विस्तार हुआ है और यह जो है अनसरों, कस्बों और जिलों से जुड़ा है। रेल सेवा 1861 में भागलपुर, 1862 में मुंगेर और 8 फरवरी 1862 को भारत की पहली रेलवे कार्यशाला जमालपुर बिहार में स्थापित किया जाता है। अकबर ने किस वर्ष बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो अकबर ने वर्ष 1576 में बंगाल बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक थे। मजूसा चित्रकला शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो ये हो जाएगा आपका टकराना। टकराना ऑप्शन नंबर बात करें तो, एक मिनट, मजूसा जिसे हम लोग स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जानते हैं, यह मूल रूप से अंग कहाँ क्षेत्र का आधुनिक समय में अभी भागलपुर में है। अंग जो है वो भागलपुर में है और बिहुली बिहार की कहानी पर आधारित था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अंग। आगे देखते हैं 109। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 एडी में होती है। शेर खान को बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था? तो जलाल खान की अगर हम बात करें तो शेर खान को बिहार के जलाल खान के शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था। 111 आपका मैथ का प्रश्न है जिसका हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, बाकी आप लोग आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 111 का आंसर सी है। 112 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मैथ का ही प्रश्न है आपका, तो इसका 112 का आंसर सी हो जाएगा 12। 113 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा 1800। 114 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 115 नंबर प्रश्न। 115 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 116 का आपका सी हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर भी सी हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 118 नंबर का ए हो जाएगा और 119 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा। देख लीजिए इधर बी। और 120 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आगे देखते हैं 121 नंबर प्रश्न को। खूनी रविवार किस देश द्वारा चिन्हित एक स्मारक घटना है? तो खूनी रविवार, इसकी अगर हम बात करें तो ये आयरलैंड की, कहाँ की? आयरलैंड की। लंदन डेयरी उत्तरी आयरलैंड 13 निहत्थे नागरिक अधिकारों के प्रदर्शनकारियों को ब्रिटिश सेना के पैराट्रूपर्स द्वारा गोली मार दी जाती है, जिसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, हाल ही में घोषित की गई पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? तो पहाड़ियों में परिवहन जो है ये पर्वतमाला का मेन उद्देश्य है, पहाड़ियों में परिवहन। त्रिपुरा ने भारत और किस देश की सीमा के साथ कमलपुर कुर्माघाट सीमा हाट का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट है, बांग्लादेश। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने थलाई जिले में भारत और बांग्लादेश के बीच कमलपुर कुमराघाट सीमा हाट की आधारशिला रखी है। भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत कौन सी पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है? तो पल्ली पंचायत जो है वो पहली बनी है, पल्ली पंचायत। ऑप्शन नंबर ए, पल्ली पंचायत। ये कार्बन तटस्थ गांव बन चुका है जो कि जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में खबरों में रहे MUSE और हेलियोसवर्ण किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ी हुई है? तो नासा से जुड़ा हुआ है ये। नासा एक मल्टी स्लीट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्पर्म नामक एक 2 नए विज्ञान मशीनों की घोषणा की है और इन 2 मशीनों का उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना और सौर हवा के चुंबकीय क्षेत्र को मापना भी है। नासा ने इससे पहले पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सूर्य के रास्ते में की गई नवीनतम टिप्पणियों की भी घोषणा की थी। 126 नंबर है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन
को शामिल करने के लिए राइड एग्रीगेट्स को अनिवार्य करने वाली मसौदा नीति अधिसूचित किया है। तो नई दिल्ली के सरकार ने यह घोषणा किया है। 127 है, हाल ही में स्वीकृत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि कितनी है? तो 2022 से 2027 है इसकी अवधि, 2022 से 2027। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। उसके बाद देखिए 129 नंबर, जापान ने हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता किया है जापान ने। अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि इस योजना के तहत चयनित सैनिक सशस्त्र बलों में मौजूदा रैंक का हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा है आपका, ये तो आपका सही दिया हुआ है, सही ही चुनना है। 4 साल के कार्यकाल के बाद भर्ती किए गए कर्मियों में से 25% को अस्थायी कमीशन के तहत 15 साल तक काम करने की अनुमति दी जाएगी, ये भी सही है। सैनिक पेंशन के लाभ के हकदार नहीं होंगे लेकिन ग्रेजुएटी हकदार होंगे, ये नहीं सही है। तो आपका इसमें सही हो जाएगा 1 और 2 ही, ऑप्शन ए। 131 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत हर साल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारत के द्वारा हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला है 132, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला पर्पल रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसकी खेती से जुड़ा है? तो सुगंधित पौधे से जुड़ा हुआ है पर्पल रिवॉल्यूशन, सुगंधित पौधे से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133, व्यक्तिगत श्रेणी में 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीते हैं विनोद शर्मा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक समन्वय प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी के तहत इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। 134 है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित आर नागास्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आर नागास्वामी, इन्हें जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और यह एक पुरातत्व थे। क्या थे? पुरातत्व थे। कॉमनवेल्थ चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली दल वेहरा किस खेल से जुड़ी है? तो ये भारोत्तोलन से है। झिल्ली दाल वेहरा भारोत्तोलन से है। अगला है 136, मानक विकास संगठनों की BIS योजना के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त पहला संगठन कौन सा है? तो पहला संगठन अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु निवेश कोष का पहला लाभार्थी कौन सा देश है? तो पहला लाभार्थी देश आपका दक्षिण अफ्रीका है, जलवायु निवेश कोष का CIF का। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो दक्षिण शक्ति जो है ये जैसलमेर में आयोजित किया गया, जैसलमेर राजस्थान में। भारत का पहला ही किस क्षेत्र में क्रोएशिया के साथ समझौता किया है? भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में क्रोएशिया के साथ समझौता किया है? तो वो हो जाएगा आपका भारतीय पारंपरिक चिकित्सा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने भारत सरकार ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान और विकास के लिए क्रोएशिया सरकार के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, किस संस्था ने 2021 उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जारी किया है? तो इसे UNEP ने जारी किया है। UNEP ने 2021 उत्पादन अंतराल रिपोर्ट को जारी किया है। दिल्ली @ 2047 पहल किसने शुरू किया है? तो ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा जारी किया गया है, दिल्ली @ 2047। इसका उद्देश्य है कि 2047 तक दिल्ली के विजन को प्राप्त करने और दिल्ली को दुनिया में वैश्विक शहर बनाने के लिए निजी क्षेत्र, CSIR पहल और परोपकारी संगठनों के साथ साझेदारी करना। 142 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू के संगीतकार और गायक का नाम क्या है? तो वो है संजीव सिंह। सीमांचल की पहली हॉकी सिंथेटिक टर्फ किस जिले में बनाई जाएगी? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया जिला। सीमांचल की पहली हॉकी सिंथेटिक टर्फ जो है ये पूर्णिया जिले में बनाई जाएगी। 144 नंबर प्रश्न है
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो ये सहरसा में दर्ज की गई है सबसे कम। यहाँ पे मात्र 41.68% जो है ये साक्षरता दर है। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 146। एक मिनट। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधायक दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला के द्वारा जो ओम बिरला के द्वारा इसका किया गया उद्घाटन 17 फरवरी को। अगला है पटना साहिब के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में किस राज्य में लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है? तो ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के अग्रमन पॉल को 3 लाख से ज्यादा वोट से हरा दिया। अगला है 49। इंडियन प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शन 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी बिहार के ईशान किशन को किस टीम ने खरीदा है? तो इसे खरीदा है बिहार के मुंबई टीम ने, मुंबई इंडियंस ने। अगला है 49 नंबर प्रश्न की बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित साबोर प्रथम किस्म किस फसल से संबंधित है? साबोर मखाना का एक किस्म है, मखाना का। एंड लास्ट प्रश्न है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS से जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो वो जम्मू कश्मीर बन गया है, जो कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये 150 प्रश्न आपका यहाँ पे समाप्त होता है, तो ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।